Hello children, now today we are going to start the next topic, that is the metallic properties in solid substances. And we know that every substance has some magnetic properties associated with it, and the origin of these properties lies in the electrons. So what happens, each इलेक्ट्रॉन इन एटम बिहेव्स लाइक अ टीनी मैग्नेट। बच्चों एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक टीनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं, और उनके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती कहाँ से है? दीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज अराइजेज इन द एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ its two type of motions. The first motion is its मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसके कारण होता है। एंड द सेकेंड मोशन इज motion on its own axis, electron being a charged particle and now it has two type of motion. इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज्ड पार्टिकल, और उसके पास दो तरह के मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है एंड दूसरा है मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज द स्पिनिंग मोशन. सो ड्यू टू these two type of motions, now the charged particle electrons behaves like a loop of current, a small loop of current. And we know that a current carrying conductors behaves like a magnet, it has a magnetic property. That's why we say that each electron in atom behaves like a teeny magnet. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसके पीछे का रीज़न है उसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल विच बिहेव्स लाइक ए स्मॉल लूप ऑफ करंट एंड हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. और उसके पीछे रीज़न क्या है? टू टाइप ऑफ मोशन, इट्स ऑर्बिटल मोशन एंड इट्स स्पिन मोशन अराउंड द its own axis. You can see here these 2 points are written, so you have to write all these points in a notebook also. Okay, now electron considered as a small loop of current, it has a magnetic moment. और जब किसी सब्सटेंस के पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटॉन, दैट इज द यूनिट Bohr magneton. In this unit we measure the magnitude of magnetic moment. और जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है उसको जो मेज़र किया गया है, इट इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो बच्चों एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस सब्सटेंसेस में जो एटम्स हैं, उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशंस हैं, दो तरह की, ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन, दोज टू टाइप ऑफ मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. एंड ड्यू टू दोज टू टाइप ऑफ मोशन an electron is considered as a small loop of current and it poses a magnetic moment. और वही मैग्नेटिक मोमेंट अब किस में मेजर करते हैं? बोर मैग्नेटॉन में. म्यू बी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये बात आपको क्लियरली समझ जाने कि किसी भी सब्सटेंस में एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है. दिस इज द पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट इज दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, antiferromagnetic and ferrimagnetic. So these 5 terms are very important, very important, my dear children. So now before moving to further, I am going to explain all these 5 types of magnetic properties in a tabular form. उससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों लेना है, that is about the डोमेन, कि ये डोमेन क्या होता है. आप अगर बच्चों किसी क्रिस्टल की इमेजिनेशन करो तो क्रिस्टल में क्या होगा? एक क्रिस्टल, मान लो अगर हम एक रफ फिगर ड्रॉ करें, सपोज करो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो इसके अंदर क्या होगा? एटम्स होंगे. दीज आर द एटम्स. नाउ व्हाट हैपेंस, एक्चुअली इस एटम्स में डाइपोल क्रिएट हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. नाउ दीज डाइपोल्स, एक्चुअली इस डाइपोल को ही हम लोग
डोमेन भी कहते हैं, एंड सम बुक इट इज ऑल्सो रिटन एज ग्रेन, इसको ग्रेन इन क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सब्सटेंसेस है, अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जब आप बात करने जाते हो तो ये डोमेन्स जो होते हैं, दिस डोमेन एक्ट्स एज ए टीनी मैग्नेट। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? और ये डोमेन क्या है? ये एक्चुअल में मेटल्स आयन जो होते हैं, मेटल आयंस जब ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, एक छोटे छोटे रीजन बना लेते हैं। अभी फर्दर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, अगर इनकी बात की जाए, इसको हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो नाउ सबसे पहला है बच्चों डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का इन्फॉर्मेशन क्या है? रिपेल्ड वीकली इन मैग्नेटिक फील्ड सच सॉलिड हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से होती है, पेयरिंग होती है। इसकी एग्जांपल है NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड्स। और चूंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या करेगा? वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करेगा, बिकॉज दे हैव अपोजिट रोटेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ऐसे सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? दे आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक field. So this is the property. Diamagnetic means there will be the paired electrons in the substances. Now what about the paramagnetic? Paramagnetic का बच्चों क्या रीजन है? Having unpaired electron, इनके पास क्या होना चाहिए? Unpaired electrons होना चाहिए। अगर unpaired electrons है यानी कि इनकी इस तरह से देखो पेयरिंग नहीं हो रही है, तो they behaves like a paramagnetic substance. Paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field and they are magnetized in a magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. These are the properties. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन में उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलाइनमेंट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे, रिमूव कर लोगे, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस हो जाती है। आप सबको समझ में आ गया? इसके एग्जांपल्स यहाँ पर तो O2 लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको Cu2+ भी होगा, Fe3+ भी होगा। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन द सब्सटेंसेस। इन पैरामैग्नेटिक देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर aligned in the same direction in presence of a magnetic field, and these kind of substances are weakly attracted. वो बहुत ज़्यादा strongly attracted नहीं होते हैं। So now the third one is the ferromagnetic substance. Actually in ferromagnetic substance बच्चों they have also unpaired electrons। और हमने जो बात कही थी डोमेन की, कि जो डोमेन होता है एक्चुअल में स्मॉल टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब आप कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है? डोमेन्स आर रैंडमली इन रैंडम डायरेक्शंस, उनका ओरिएंटेशन रैंडमली होता है, ठीक है ना? और उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं दे आर गेटिंग कैंसल्ड टू ईच अदर। लेकिन जैसे ही आप ऐसे सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, देयर डोमेन गेट्स ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डोमेन का ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको हम कहते हैं कि उसके कारण अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तो वो डोमेन का जो ऑर्डरिंग हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो परसिस्ट करेगा, और इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है? पैरामैग्नेटिक में है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड दे लूज देयर magnetic properties. But in case of ferromagnetic substances, once the alignment of domain, orientation of domain is in the direction of magnetic field, then they persist even when the magnetic field is removed. यहाँ पे आप देख लो सबका डायरेक्शन ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में हो गया, आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड, दीज आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा गैडोलिनियम भी एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप याद रख सकते हो। अब बच्चों एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है? फेरोमैग्नेटिक का उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं एक्चुअली क्या होता है, पारा फेरोमैग्नेटिक की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमेन का जो ओरिएंटेशन होता है अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर एक डोमेन हमारा इस तरह से ओरिएंटेड है तो दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यू कैन सी हियर। तो व्हाट हैपेंस, since the domains are oppositely oriented they cancel each other's magnetic moments, और इस तरीके से ये बिहेव नहीं करता मैग्नेटिक, इसका मोमेंट जीरो हो जाता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द डायमैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल आपको हो गया Cr2O3, कोबाल्ट ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल्स रिटन हियर। और जो सबसे लास्ट में बच्चों फेरी मैग्नेटिक, एक्चुअल में जब आपको डोमेन्स का ओरिएंटेशन होता है, और कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप ओरिएंटेशन की बात करो तो इन दैट केस वी ऑब्जर्व्ड दैट कि व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन दे आर अनइक्वल नंबर्स। उनका जो अलाइनमेंट है देखो, एक आपको इस डायरेक्शन में, दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है, दो डाउनवर्ड है। यानी कि जो यहाँ पर इनका अलाइनमेंट होता है, ओरिएंटेशन होता है पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, दैट इज अनइक्वल इन नंबर्स। तो फाइनली आपको क्या होगा, वी विल हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में 3 रीजन से आता है। उसके पीछे आपको स्पिन मोशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और हमें उस सब्सटेंस को इन अप्लाई करना होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ बहुत अच्छे, दीज आर द डोमेन्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका बच्चों डोमेन है। इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ से आप क्लियर करो। तो नाउ यू कैन सी हियर दीज डोमेन्स, डायरेक्शन इधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। सो इन डिफरेंट डायरेक्शन डोमेन्स आर ओरिएंटेड ना आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, डायरेक्शन देख लो, सबका डायरेक्शन ऐसे हो गया। इज इट क्लियर? और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया तब भी उसका डायरेक्शन एज इट इज अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन है। तो ये क्या हो गया आपको, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ओरिएंटेशन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये फेरोमैग्नेटिक हो गया। जब आप कहोगे बात एंटी फेरोमैग्नेटिक की, अगर इसका डायरेक्शन इस तरीके से है तो दूसरे का ऐसे हो जाएगा। और जब आप बात करोगे फेरी मैग्नेटिज्म की, तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, अनइक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होगा। इसको अब यहाँ एक बार फिर से यहाँ देख लो। नाउ फेरोमैग्नेटिक, ऑल दीज ओरिएंटेशंस इन द सेम डायरेक्शन। एंटी फेरो एक अपोजिट डायरेक्शन में, अब देख लो। फेरी मैग्नेटिक, दो इस डायरेक्शन में है तो एक अपोजिट है, फिर दो ऐसे है, अनइक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन हो गया। तो हमको लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पर है। इज इट क्लियर? सो ये डोमेन्स की डेफिनेशन हो गया। सॉलिड सब्सटेंस में मेटल आयंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। इसकी चर्चा मैं करते आ रहा हूँ। ये डोमेन्स टीनी मैग्नेट की तरह काम करता है, और जब तक फेरोमैग्नेटिक में अनमैग्नेटाइज्ड होगा वो, तो डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जिस पॉइंट की मैं चर्चा करते अब तक आ रहा था उसको मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है ना। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन, दिस डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका ओरिएंटेशन के बेसिस पर ही बच्चों डिपेंड करता है कि वेदर द सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ओरिएंटेशन सिंगल एक ही डायरेक्शन में है तो फेरोमैग्नेटिक, अगर इक्वल नंबर में पैरेलल एंटी पैरेलल है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक, और अगर अनइक्वल नंबर में है तो इट विल बी फेरी मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया सबको कि फेरी मैग्नेटिज्म क्या है। कुछ एग्जांपल्स है फेरी मैग्नेटिज्म का, Fe3O4, फेराइट्स, दीज आर द एग्जांपल्स, यू शुड लर्न अबाउट इट। आपको एग्जांपल भी याद रखना है।
So I think the 5 types of magnetic properties is clear to all of you. आप सबको समझ में आ गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक में डिफरेंस का है, सबको समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर? सो नाउ आई थिंक दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली. अब मूविंग फर्दर फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज आई सेड टू यू. सबसे पहले बच्चों कुछ MCQs हम देखेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट्स? नाउ द ऑप्शंस आर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, वीक कोहेसिव फोर्सेस. चलिए फटाफट से बच्चों आंसर दे दो. आपने बहुत लोगों ने सही आंसर दिया होगा. आई होप दैट इट इज़ लो टेम्परेचर. ओके. Now the second question है, which of the following is not characteristics of a crystalline solid? अब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे. पहला है ट्रू सॉलिड. एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन. ये तो होता ही होता है. आइसोट्रॉपिक नेचर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है. रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द इंटायर क्लिस्टर, ये भी होता है. इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है, ये होती है और ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2. दिस विल बी योर आंसर. इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको लग रहा है KBC हम खेले. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट सो सिस्टमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक जस्ट वी हैव स्टडीड. अब आपके पास यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट आएगा, उसको देख के बताना है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कौन सा. नाउ सी, all are in the same direction, that is the ferromagnetic. 1 2 डाउनवर्ड में है, 1 2 डाउनवर्ड में है. एक्चुअली these all are in the डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी फेरोमैग्नेटिक होगा. 2 1 2 1, it will be of the फेरी मैग्नेटिज्म बिकॉज अनइक्वल नंबर में है. यहाँ आपको पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, यानी दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. जस्ट आपने पढ़ा है. सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैटायंस एंड एनायंस. ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी का रीजन बच्चों क्या? फटाफट बता दो. बिल्कुल सही, दैट इज द फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट इज जस्ट लाइक अ कार्बन, जिसमें 3 बॉन्डिंग में भाग लेता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, फ्री होता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके. कैटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट इन. कैटायन किसी भी डिफेक्ट से रिलेटेड है, अगर इंटरस्टिशियल साइट में होता है तो किस में होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. फटाफट बच्चों बताओ इसमें किस में होता है? राइट आंसर फ्रैंकल डिफेक्ट. दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन एन टाइप मतलब कि there should be the conduction, more conduction of current in semiconductor due to the negative charge. negative charge किसके करंट से आएगा? जरा सोचते रहो, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा. it should be, silicon should be doped with a substance with valence 2 1 3 और 5 इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है. अगर हमें डोपिंग करनी है, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन सा होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वाले, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स करना गए. इट मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? डोपिंग वाले सब्सटेंस में 5 होना चाहिए. ओके, सो 5 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following point defects are shown by EZBR? That's a very important. I have already discussed when I was teaching this topic. Schottky, Frankel, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. ये आपके 4 ABCD ऑप्शंस नहीं है. ऑप्शन अब आपके सामने है. पहला A and B is correct, C and D is correct, A and C is correct, B and D is correct. ओके, विच वन? हमने आपको बताया था स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट. अगर ये किसी सब्सटेंस में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं देन दैट इज द सिल्वर ब्रोमाइड. ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में आपको एम्प्टी स्पेस कितना होता है? इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों मालूम होना चाहिए. 4 ऑप्शन है, 74%, 68%, 32% एंड 26%. देखो 74% जो है पैकिंग इफिशियंसी है FCC का, 68% पैकिंग इफिशियंसी है BCC का,
तो इसका मतलब है कि बीसीसी के बारे में पूछ रहा है, बॉडी सेंटर। तो यानी कि जब 68% उसकी इफ़िशियंसी है पैकिंग की, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज है। तो 68 का मतलब 100 में 68 माइनस कर दो, दैट विल बी 32, यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि एफसीसी की इफ़िशियंसी कितनी है, 74%। बीसीसी की पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी है, 68%। और सबसे कम किसका है, सिंपल क्यूबिक का, दैट इज़ ओनली 52%। ये पैकिंग इफिशियंसी है, तो 100 से माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना स्पेस उसमें वैकेंट रहता है। ओके, नाउ देयर टू क्वेश्चंस on the basis of assertion and reasoning base. The total number of atoms present in a simple cubic unit cell is 1. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, याद करो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स एट इट्स कॉर्नर्स, ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। तो 4 ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही बात है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द पैकिंग इफिशियंसी इज मैक्सिमम फॉर द एप्सिस स्ट्रक्चर। जस्ट अभी आपको हमने पहले बताया कि 74% एप्सिस में पैकिंग इफिशियंसी होती है, इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एप्सिस स्ट्रक्चर। अब उसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इट मीन्स द ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट वन। सो बच्चों, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। And just after the completion of chapter, I will take the test, MCQ and assertion reasoning based test from through the Google form, जैसे कि अभी आपने सॉल्यूशन में एक टेस्ट दिया था। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? So now we are moving for some more questions, that is the numerical. I have just taken 2 numericals. So the first question is, silver crystallizes in a apsis lattice if age length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram cubic centimeter. Calculate the atomic mass of silver. बच्चों देखो, एप्सिस लैटिस है, तो सबसे पहले जो भी आपका ये लैटिस का एफसीसी हो, बीसीसी हो, सिंपल क्यूबिक हो, इसका मतलब है वहाँ से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए। एज लेंथ दिया गया है, क्यूबिक है तो ए की वैल्यू दी गई है, डेंसिटी दी गई है, आपको मास पूछ रहा है। यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास कितने एटम का होगा, 4 एटम्स का होगा। तो यहाँ से आपको पहले तो डाटा लिखना है, गिवन क्या क्या दिया है। ये दिया है एज लेंथ, ए की वैल्यू दी गई है। आपको क्यूबिक लेटाइस कुछ ऐसा फेस सेंटर्ड होगा, तो इस तरीके से होगा, लाइक दिस। ये आपको एज लेंथ हो गया, और चूंकि एफसीसी है तो आपको मालूम है कि एटम्स होंगे इसके कॉर्नर्स पे होंगे और सारे फेसेस पे होंगे, और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है, कॉर्नर्स का और फेस का मिला के टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी 4। तो डेंसिटी ये आपको मिल गया, एज लेंथ ए की वैल्यू दी गई है। एक एफसीसी टाइप ऑफ लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। आपको 4 है मालूम है, आप याद करिए, आपको हमने एक डायमेंशन एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल बताया, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा। ये आपको एवोगाड्रो नंबर हो गया। रिलेशन क्या आपको यूज़ करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 एटम, और ए क्यू आपको क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, एन ए आपको एवोगाड्रो नंबर हो गया। इज इट क्लियर? तो मास ऑफ एटम में, एटॉमिक मास में अगर एवोगाड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे m बाई एन ए, देन यू विल गेट द मास ऑफ 1 एटम। और आप चूँकि इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है आप 4 एटम्स इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू निकल जाएगी। तो m इज इक्वल टू क्या, इसको कैपिटल M लिख लेना बच्चों। अब ए क्यू को इधर लेके चले आओ, एन ए को इधर लेके चले आओ, यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखना, हमने एक्चुअली डायरेक्ट इसका आंसर ला दिया है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे तो मैं एक बार इस फार्मूला को आपको फिर से इधर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों क्या है, m इज इक्वल टू, आपको m इज इक्वल टू क्या आया, d इंटू ए क्यू इंटू एन ए।
डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए एवोगाड्रो नंबर बाय जेड। अब आपका बच्चों डेंसिटी कितना था, वो था 10.5 और ए की वैल्यू 4.077 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ से देखो बच्चों 10.5 रख लो, 4.077 को अगर आप इस नंबर का क्यूब करोगे, जो कि क्यूब करना है, तो आपको वैल्यू जो आएगा इट विल बी 67.7 होगा। हमने कैलकुलेटर से कर लिया 10⁻8 और -8 इसको 10⁻24 हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 4। जस्ट इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, और कुछ नहीं है। 10.5 67.7, ठीक है ना। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 710.85 इंटू 6.02223 इंटू 10⁻24 10⁻23 है, 10⁻1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट 177.71 इंटू 6.023 इंटू 10⁻1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, योर वैल्यू विल बी 10736। ये कुछ इस तरह से आएगा 107.036 इंटू 10⁻1 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब माइनस है तो डेसिमल एक प्लस इधर कर दो, तो 107.36 आप इतना कह सकते हो। इस तरह से वैल्यू आएगी, इसके अप्रॉक्स आपको आंसर आएगा, यानी 107 के आसपास आएगा। नाउ सी व्हाट इज द आंसर हियर, इट इज़ 107.13 ग्राम पर मोल। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान होता है बच्चों। सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है। आपको जो लैटिस है, चाहे एफसीसी है बीसीसी, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम यानी जेड की वैल्यू आपको लिखनी है। एज लेंथ दिया हुआ है, वहाँ से वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी में मालूम है, मास निकालना, निकाल लो आसानी से। कभी कभी एज पूछेगा, एज लेंथ बताओ, तो बाकी डाटा से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सबको समझ में आ गया? नाउ टेक अनदर एग्जांपल, अनदर न्यूमेरिकल। नाउ एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज, एल्यूमिनियम जो है क्रिस्टलाइज होता है इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पर एफसीसी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आप ले लो। इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि अब आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए क्या है, आ गया ना। अच्छा, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में एक रेशियो रेडियस और एज लेंथ का हमें यहाँ पर रिलेशन याद रखना चाहिए कि जो एफसीसी होता है, एफसीसी में जो एज लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ यानी ए, और जो रेडियस होता है स्फीयर का, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज ए इज इक्वल टू 4r/√2। इसका मतलब क्या हो गया, √2 ए इज इक्वल टू 4r। तो आपको यहाँ ए निकालना है, ठीक है ना। रेडियस 125 पिकोमीटर दिया हुआ है, यानी आपको क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो 4r/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.414। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सी हियर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जो रिलेशन यहाँ पर लिखा है 4r इज इक्वल टू 1.4.414, जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया है। तो r की वैल्यू क्या रखोगे आप, 125 पिकोमीटर रख दोगे, कैलकुलेट कर लो। तो 125 में जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 500। 500 में 1.4.44 से करोगे तो यू विल गेट 353.55 पिकोमीटर। तो दिस इज द एज लेंथ। ये आपको क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल 354 को पिकोमीटर का क्यूब कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा 4.4 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर। एक्चुअल में जब आप ये क्यूब करोगे बच्चों, तो आपकी वैल्यू आएगी 44361864। तो आप इसको अब क्या करोगे, 4.4 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर लोगे क्यूब में। लेकिन इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना तो क्या करोगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखो क्या करने जा रहे हैं,
पिकोमीटर को चेंज किया, यहाँ पर क्यूब कर लो, यहाँ पर क्यूब कर लो, तो 1 पिकोमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 10 टू द पावर 7 था, इसको हमने सिर्फ चेंज किया पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, 10 टू द पावर -30 आ गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 और 7 तो -23 हो जाएगा। अब ये जो आया वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल हो गया, इसका मतलब है कि अगर इतनी वॉल्यूम हो तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है 1 है। अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो आपके पास यूनिट सेल की संख्या कितनी हो जाएगी 1/4.4 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर लीजिए, यानी इट विल बी इक्वल टू 2.27 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, समझ लीजिए बच्चों, न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करना है, बिकॉज डायमेंशन रिलेट एनालिसिस जो है और आपको यूनिट सेल से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो टुडे वी जस्ट completed the chapter and just we tried to solve the multiple choice question and we also solve few numericals. So thanks to all of you. Chapter is completed and solve theoretical problems and numerical problems from NCERT book which was not given to you by me. मैंने बहुत सारे नहीं चॉइस है तो मैंने टॉपिक वाइज जब भी कंप्लीट किया हमने दिया है, बट स्टिल सम क्वेश्चंस मे बी लेफ्ट, सो यू हैव टू डू इट। आप सभी इसको अच्छे से पढ़े। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 2 चैप्टर्स, दैट इज सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट। सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर विल बी जो विच विल बी स्टार्टेड सून, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स अभी मैं आपको नहीं स्टार्ट करूँगा, दैट विल बी मोर न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो इसलिए उसको मैं अभी सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। सो दैट्स ऑल, होपिंग दैट ऑल